दो दिलों की नन्ही दास्तान सीजन 2 भाग 28। अंकुर कुछ साड़ियाँ, घूंघट वाला दुपट्टा और फैंसी बैग लेकर आता है। अंकुर हीरो स्टाइल में हाथ फैलाकर बोला, भाइयों, अब ये साड़ियाँ हमारी तलवारें हैं और ये दुपट्टा हमारी ढाल। अब हम नहीं रुकेंगे, चलो बनो कमला, शकुंतला और रंभा। सौरभ हंसते हुए बोला, भाई ये सब पहनकर मेरी तो पहले ही आत्मा निकल जाएगी। अनिरुद्ध हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज यार मुझे मत घसीटो इसमें, मैं सीईओ हूँ, सीआईडी नहीं। अंकुर उससे बोला, सीईओ साहब, आज आप सीईओ नहीं बेबी के बाबा हो बस। सब हंसते हैं और धीरे धीरे सभी तैयार होते हैं। साड़ी, बड़ा सा बिंदी, नकली बाल और भारी घूंघट। काजल, शिखा, सांची, उषा जी और सभी महिलाएं मिलकर डांस कर रही हैं। तभी 3 नई महिलाएं गार्डन के पिछले गेट से अंदर दाखिल होती हैं, लंबा घूंघट डाले, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। कियारा चौंक कर देखती है और काजल से बोली, मम्मा ये तीनों आंटी कौन है जो इतनी लंबी लंबी लग रही हैं? शिखा ध्यान से देखती है और आंखें संकुचित करती है। अंकुर शिखा को अपनी ओर घूरता देख जल्दी से आवाज बदलकर बोला, अरे बहन जी, हमें तो आशी बिटिया की गोद भराई में आना ही था। हम उनके मायके की तरफ की दूर की मौसी हैं, बरेली से। तभी शिखा अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, लेकिन बरेली में तो आशी की कोई मौसी नहीं है। शिखा की बात सुनकर अंकुर कुछ सोचते हुए बोला, अरे शिखा बिटिया, क्या फर्क पड़ता है। आओ बहनों, आशी बिटिया और उनके होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। इतना कहकर अंकुर के साथ सारे मर्द धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शिखा उनको घूरते हुए बोली, कुछ तो गड़बड़ है। तभी शिखा की नजर अंकुर के पैरों पर जाती है। जूते देखकर शिखा सब समझ जाती है। वो जल्दी से उनके सामने जाकर बोली, लगता है मार्केट में नई फैशन आई है, साड़ी के नीचे फॉर्मल शूज पहनने की। सभी कोई उनके पैरों की ओर देखते हैं। तभी काजल आगे आकर उनका घूंघट हटाती है। घूंघट हटते ही सब चौंक कर उन्हें देखने लगते हैं। अंकुर, सौरभ, अनी, तुम भी इन लोगों के साथ शामिल हो गए, काजल बोली। तभी अनिरुद्ध बोला, भाभी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अंकुर का आइडिया था। तभी शिखा आगे आते हुए बोली, जीजू आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये सब उल्टी बातें आपके दोस्त के दिमाग में ही आ सकती है। तभी अंकुर बोला, अरे मोहतरमा, हमें नहीं मालूम था कि आप हमें इतनी अच्छी तरह पहचानने लगी हैं। शिखा उसे घूरने लगती है। तभी उषा जी बोली, अब ये अंदर आ ही गए हैं तो इन्हें फंक्शन में शामिल होने देते हैं। अंदर आने के लिए इन्होंने जो तामझाम किया है उसका फल तो मिलना ही चाहिए। उषा जी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर सब मिलकर मस्ती में डांस करने लगते हैं। आशी बैठे बैठे सबको देखकर बहुत हंसती है। इतनी खुशी देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी अनिरुद्ध पर उसकी नजर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। अनिरुद्ध आशी की ओर मुस्कुराकर देखता है। अनिरुद्ध को देखकर आशी भी मुस्कुरा देती है। इसी तरह हंसी मजाक और खुशियों के बीच गोद भराई का फंक्शन खत्म होता है। शाम में आशी खिड़की के पास बैठी होती है, हाथ में डायरी लेकर। बाहर हल्की सी हवा बह रही होती है। तभी दरवाज़ा खटखटाता है। अनिरुद्ध दरवाज़ा खोलते हुए बोला, मैडम, क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर चल सकती हैं? आशी मुस्कुराकर बोली, कहाँ ले जा रहे हैं? अनिरुद्ध उसकी आंख बंद करके बोला, तुम ना सवाल बहुत पूछती हो, चलो ना। अनिरुद्ध आशी की आंखें बंद करवाकर उसे कमरे की ओर ले जाता है। आशी की चाल धीमी है। अनिरुद्ध का हाथ उसके कंधे पर था। दरवाज़ा खुलता है। अनिरुद्ध धीरे से कहता है, अब खोलो अपनी आंखें। आशी आंखें खोलती है और ठिठक जाती है। कमरे को पूरी तरह से बदल दिया गया था। अब वो एक प्यारी सी नर्सरी थी। दीवारों पर हल्के पीले और नीले रंग की पेंटिंग्स, छोटे बादल और तारे लटकते हैं। कोने में एक सफ़ेद रंग का छोटा सा पालना। टेबल पर सजे हैं कुछ नन्हे नन्हे जूते, खिलौने और बेबी प्रोडक्ट्स। दीवार पर हैंडमेड वॉल पेंटिंग्स और बीच में एक बड़ा सा बोर्ड, वेलकम लिटिल रायचंद। आशी कमरे को देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती, बस धीरे धीरे कमरे के बीच जाकर घूमती है। कभी दीवार छूती है, कभी पालने में झांकती है। आशी धीरे से रुंधे गले से बोली, आपने ये सब मेरे लिए? अनिरुद्ध उसके पास आता है, धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। अनिरुद्ध उससे बोला, तुम्हारे लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए। मैं चाहता हूँ जब वो पहली बार अपनी आंखें खोले तो उसे ये दुनिया उतनी ही खूबसूरत लगे जितनी उसकी मम्मा है। आशी की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध के गले लग जाती है। आशी अपने कमरे में सो रही होती है। अनिरुद्ध सोफे पर लेटा हुआ हल्की नींद में था। अचानक आशी दर्द में कराहती है। आह, मम्मा। अनिरुद्ध एकदम चौंक कर उठता है। आशी, तुम ठीक हो? बस तुम गहरी सांस लो, जैसे क्लास में बताया था। सांस लो,
सांस छोड़ो, सांस लो। आशी खींचते हुए दर्द में ही बोली, मुझे लेबर पेन हो रहा है और आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में ही अटक गए। ओके ओके, तुम हिम्मत रखो, हम अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अनिरुद्ध इतना बोलकर उसे नीचे धीरे धीरे उठाता है और संभालकर बाहर ले जाता है। बाकी सब भी उठ चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर सभी घरवाले, काजल, शिखा, अंकुर, सौरभ, उषा जी, कियारा, सभी परेशान और प्रार्थना करते हुए। उषा जी सांची को हिम्मत देते हुए बोली, सब ठीक होगा, आशी बहुत स्ट्रांग है। और अनिरुद्ध भी, जब से आशी प्रेग्नेंट हुई है उसने हर चीज का ध्यान रखा है, काजल बोली। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं, सब उनके पास दौड़ते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ बेबी गर्ल। पूरा परिवार खुशी से उछल पड़ता है। उषा जी की आंखें भर आती हैं। उषा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान की कृपा है। हॉस्पिटल रूम, आशी बेड पर लेटी होती है, बाल बिखरे हुए, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में शांति और प्यार। अनिरुद्ध धीरे से उसके पास आता है और अपने हाथों में वो नन्ही सी जान लिए होता है, गुलाबी सी प्यारी बच्ची, आंखें बंद, नन्हे हाथ पांव। अनिरुद्ध उसके पास आकर बोला, देखो हमारी परी। वो बच्ची को आशी की गोद में रखता है। बच्ची हल्का सा हिलती है, आशी की उंगली पकड़ लेती है। अनिरुद्ध नीचे बैठकर दोनों को देखता है। तभी कमरे में युवी आता है। युवी को देखकर आशी और अनिरुद्ध हैरान हो जाते हैं। अनिरुद्ध गुस्से से उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी युवी शातिर मुस्कान लेकर बोला, मैं यहाँ अपने बच्चे को लेने आया हूँ। ये देखकर आशी बोली, नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। तभी युवी आकर उससे उसका बच्चा छीन लेता है। अचानक एक जोर से चीख निकलती है, मेरी बच्ची! कमरे में नाइट लैम्प की हल्की मध्यम रोशनी पसरी थी। दीवार पर लगी घड़ी 3 बजा रही थी। खिड़की से धीमी हवा पर्दे को हौले हौले हिला रही थी। बिस्तर पर आशी सोई हुई है, पर उसका चेहरा बेचैन है। माथे पर पसीने की बूंदें, सांसें तेज, करवट बदलती है। नहीं, मेरी बच्ची! आशी की आंखें झटके से खुलती हैं। वो सीधा उठकर बैठ जाती है, हाथ पेट पर, आंखों में डर समाया हुआ, पसीने से लथपथ चेहरा और कांपते होंठ। पास ही सोफे पर लेटा अनिरुद्ध एकदम से चौंक उठता है। अनिरुद्ध घबराकर उसके पास आकर बोला, आशी, क्या हुआ तुम्हें? वो फौरन उठकर उसके पास दौड़कर आता है। आशी कांप रही होती है और जब अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ता है, वो एक झटके में उससे लिपट जाती है, जैसे कोई बच्चा डर के मारे माँ से लिपट जाए। आशी रोते हुए गले में घुटी आवाज में बोली, मैंने देखा, युवी, वो मेरी बच्ची को छीन रहा था। उसने मेरी गोद से मेरी बेटी को छीन लिया। वो हिचकियों के साथ रो रही होती है, दिल की धड़कन तेज, आंखों से डर टपक रहा था। अनिरुद्ध उसे सीने से लगाए हुए उसके बालों पर हाथ फेरता है। अनिरुद्ध धीरे, शांत लेकिन मजबूती से बोला, श्श, बस बस, कुछ नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। कोई तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन नहीं सकता। आशी थरथराती आवाज में बोली, मेरी बच्ची मेरी उंगली पकड़ रही थी और फिर। वो और जोर से रो पड़ती है। अनिरुद्ध अब उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है, उसकी आंखों में देखता है। अनिरुद्ध गंभीर लेकिन बेहद स्नेह से बोला, आशी, सुनो मुझे। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें या तुम्हारी बच्ची को छू भी नहीं सकता। मैंने तुम्हें इस रिश्ते में अपनाया है। तुम्हारी हर सांस, हर आंसू, हर डर अब मेरा है। वो मेरा भी बच्चा है आशी, मेरी जान, और अगर कोई उस तक पहुंचने की कोशिश भी करेगा तो उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। आशी उसकी आंखों में देखती है। वहां न कोई झूठ था, न कोई दया, बस एक संकल्प था, एक ऐसा वादा जो शब्दों से नहीं, दिल से दिया गया हो। अनिरुद्ध धीरे से उसकी हथेली पकड़ता है और अपने दिल पर रखता है। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें कभी टूटा हुआ महसूस नहीं होने दूंगा, और हमारी बेटी, वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर रहेगी, तुम्हारी गोद में और मेरी बाहों में। आशी की आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं, पर इस बार डर के नहीं, भरोसे और सुकून के। आशी धीरे से आंखें बंद करके उसके बाहों में खुद को और अपने बच्चे को सुरक्षित महसूस करती है। हल्की सुनहरी धूप पर्दों के बीच से छनकर कमरे में आ रही थी। नाइट लैम्प अब बंद था और उसकी जगह सुबह की ताजगी ने ले ली थी। बाहर आंगन में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। आशी तकिए के सहारे बैठी थी, बाल थोड़े बिखरे, लेकिन चेहरे पर अब डर की जगह एक थकी हुई सी शांति थी। उसके पास ट्रे लेकर अनिरुद्ध आया, गर्म दूध का गिलास और एक छोटी प्लेट में टोस्ट। अनिरुद्ध मुस्कुराकर नरमी से बोला, बेबी की मम्मा और बेबी दोनों को मेरा गुड मॉर्निंग। आशी उसकी तरफ देखती है, कुछ कहने के लिए होंठ खोलती है, लेकिन बस एक हल्की सी मुस्कान दे पाती है। अनिरुद्ध ट्रे रखकर उसके सामने बैठता है, गिलास उसके हाथ में देता है और कहता है, ये पियो, और हाँ, मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आशी दूध देखकर अपना मुंह बना लेती है।
मिस्टर रायचंद, मुझे दूध नहीं पीनी, दूध की स्मेल से ही मुझे उल्टी आने लगती है। अच्छा, तो एक काम करो, अपनी नाक बंद कर लो और एक सांस में ही पूरा ग्लास खाली कर डालो, लेकिन दूध तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। अनिरुद्ध उसे दूध पकड़ाते हुए बोला। आशी अनिरुद्ध की बात सुनकर उसे घूरती है। आशी नखरे से बोली, आपको लगता है मैं इतनी मासूम हूं कि आपकी ये ट्रिक काम कर जाएगी? अनिरुद्ध बिना पलक झपकाए बस हल्की मुस्कान के साथ गिलास उसकी तरफ बढ़ाता है, प्यार से बोला, ट्रिक नहीं, ये मेरी पर्सनल ऑर्डर है और पर्सनल ऑर्डर डिसोबे नहीं होते। आशी बड़बड़ाते हुए नाक पकड़कर एक लंबा घूंट लेती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है। आशी मुंह बनाकर बोली, बस बस, अब और नहीं। अनिरुद्ध बिना बोले गिलास वापस उसके होंठों के पास लाता है। वो थोड़ा सख्ती लेकिन आंखों में नरमी लिए बोला, बेबी की हेल्थ के लिए प्लीज। आशी उसकी आंखों में देखती है और फिर नाक सिकोड़कर आखिरी घूंट पी लेती है। आशी मुस्कुराकर बोली, लीजिए, हो गया, अब खुश? अनिरुद्ध हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहुत, और हाँ, अब इनाम मिलेगा। वो प्लेट से टोस्ट उठाकर खुद आशी को खिलाता है। उसी वक्त दरवाजे से कियारा झांकते हुई बोली, चाची देखो, मैंने छोटू बेबी के लिए टेडी बेयर लिया है। आशी तुरंत मुस्कुरा देती है। आशी प्यार से बोली, अरे वाह, कितना प्यारा टेडी है, हमारा छोटू बेबी तो इसे देखकर खुश हो जाएगा। कियारा दौड़ती हुई अंदर आती है और टेडी आशी की गोद में रख देती है, फिर खुद भी उसके पास बैठ जाती है। कियारा गर्व से बोली, ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से खरीदा है ताकि छोटू अकेला ना रहे। अनिरुद्ध कियारा को देखकर हल्की मुस्कान देता है और उसके बालों को सहलाता है और कहता है, वाह, हमारी दीदी तो पहले से ही रिस्पॉन्सिबल बन गई है। कियारा अनिरुद्ध की ओर देखती है और बोलती है, लेकिन चाचू, आप भी जिम्मेदार बनो और चाची को रोज चॉकलेट खिलाया करो ताकि छोटू बेबी खुश रहे। आशी हंसकर बोल उठती है, देखा, अब आपके ऊपर भी ऑर्डर आ गया है और ये ऑर्डर डिसोबे नहीं होते। अनिरुद्ध मुस्कुराता है और टोस्ट का आखिरी टुकड़ा आशी को खिलाते हुए कहता है, ठीक है, पर्सनल ऑर्डर एक्सेप्टेड। कमरे में हल्की हंसी गूंज जाती है और रात का तनाव पूरी तरह मिट चुका होता है। उसकी जगह प्यार, नखरे और अपनापन ले चुका था। आशी, मैं भाभी को तुम्हारी हेल्प के लिए भेजता हूँ, तुम रेडी हो जाओ, हमें रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। अनिरुद्ध आशी से बोला। सफ़ेद दीवारें, हल्की धूप खिड़की से अंदर, टेबल पर रखे ताज़े फूल। आशी बेड पर बैठी थी, हाथ में रिपोर्ट फाइल और अनिरुद्ध उसके पास वाली कुर्सी पर, दोनों का ध्यान सामने खड़े डॉक्टर पर। डॉक्टर मुस्कराते हुए बोली, तो मिसेस रायचंद, डिलीवरी की डेट नज़दीक पहुंच गई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। बेबी एकदम हेल्दी है और आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, बस रेस्ट और सही डाइट लेते रहिए। आशी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर कहा, थैंक यू डॉक्टर। अनिरुद्ध हल्के से आगे झुककर बोला, डॉक्टर, अगर कभी दूध पीना मिस हो जाए तो? डॉक्टर हंस पड़ी और आशी की तरफ देखते हुए बोली, तो आपको अपने मिस्टर रायचंद की बात माननी होगी और रोज दूध पीना पड़ेगा। आशी ने भौएं चढ़ाकर अनिरुद्ध को देखा और बोली, आप डॉक्टर को भी अपनी टीम में मिला लाए? अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, नहीं, ये तो हेल्थ की टीम है और हेल्थ के मामले में मैं किसी को ढील नहीं देने वाला। डॉक्टर ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा, बस स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए और पॉजिटिव रहें। आशी ने सिर हिलाया। अनिरुद्ध ने बैग उठाया, आशी के लिए पानी खोला और बोला, चलो अब घर चलते हैं, और हाँ, डॉक्टर की भी और मेरी भी बात माननी है। आशी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में एक भरोसा था कि ये आदमी सच में उसके और बच्चे के लिए पहरा दे रहा है। कहानी अभी बाकी है, आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।